afternoon, all of you. Let's take the another session of spotting error. So this is part 2. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. जी बेटा, देखिए आज हमें स्पॉटिंग एरर का हमारा पार्ट चल रहा है, सेकंड सेशन है। बेसिकली आप लोगों को प्रॉब्लम था कि आपका प्रीपोजिशन बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो जितना भी ये हमने लिया है एरर, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। और इसके पहले जो हमने पार्ट 1 किया था, ये हमने अभी तक जितना पढ़ा है, इन्वर्जन है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, नरेशन है, देखिए उससे रिलेटेड हमने सेंटेंस करे थे पार्ट 1 स्पॉटिंग एरर पार्ट 1 में, राइट। सो ये दूसरा है और इसमें बेसिकली हमने जो प्रॉब्लम्स ली है वो सारी किससे रिलेटेड है? प्रीपोजिशन से। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, ये लिखा है ही क्लोजली रिजेंबल्स विद हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। आप लोग देखिए और बताइए कि आप इसमें समझ पा रहे हैं कि कहाँ आपको एरर नज़र आ रही है। देखिए ये है he closely resembles with his father in facial features। इसका मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब क्या होता है? समान दिखना, लुक अलाइक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही क्लोजली रिजेंबल्स विद हिज फादर, यानी वो अपने पिता की तरह दिखता है। देखिए किसमें? फेशियल फीचर्स में। जो उसके फीचर्स हैं बिल्कुल उसके पिता के जैसे हैं, ठीक है। ही क्लोजली रिजेंबल्स विद हिज फादर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये विद है। आपको इसमें आप देखिए, यदि हम ये विद हटा दें तो क्या है? ही क्लोजली रिजेंबल्स हिज फादर इन फेशियल फीचर्स। उसके चेहरे के जो फीचर्स हैं, उसका जो नैन नक्श है, नाक नक्शा है, वो अपने पिता के समान है। और यहाँ क्या है कि वो अपने बिल्कुल पिता के समान से माने यहाँ विद का कोई रोल नहीं है। ये विद का रिजेंबल्स के साथ विद की ज़रूरत ही नहीं है। रिजेंबल माने ऑलरेडी होता है लुक अलाइक, माने किसी के समान दिखना, एक जैसा लगना। अब जब रिजेंबल का ऑलरेडी मतलब है एक जैसा लगना, तो विद का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ लगने का। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो यहाँ विद नहीं होगा। ये जो एरर है ये आपका मान लीजिए ये है पार्ट ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो आपकी ये बी पार्ट में एरर है, यहाँ विद नहीं होगा, क्योंकि रिजेंबल का ऑलरेडी मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखना, समान दिखना। तो इसमें विद की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद जो है वो एक्स्ट्रा में, फालतू में लगा हुआ है, तो विद नहीं होगा। इस प्रीपोजिशन की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन। देखिए इसमें कुछ पता चल रहा है? ध्यान से देखिए और बताइए। यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन, इसमें आप एरर ढूंढ पा रहे हैं? लाइए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इसको सेपरेट कर दूं। यू मस्ट रिवाइज योर आंसर शीट अगेन, और फिर यहाँ पे एक है नो एरर। अब बताइए किस पार्ट में यहाँ पर आपको एरर नज़र आ रही है? अंशिका, अदिति, चिराग, देखो बेटा इसमें कहीं आपको कुछ एरर नज़र आ रही है? मैंने आपको जब पढ़ाया था सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, तो उसमें ये बताया था जहाँ आर ई, देखिए री का मतलब होता है पुनः या फिर से,
तो जब ऑलरेडी हमारे पास पुनः और फिर से के लिए री का यूज़ हमने किया है तो अगेन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड दिस वन अगेन. रिवाइज हमने बताया था आपको, रिराइट, रिकॉल बताया था ना. तो जब ये इस तरह का हमारे पास होगा तो हमें अगेन लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं. क्लियर हुआ आपको, समझ आया? आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है ना? ओके, देखिए तीसरा है, थर्ड वन देखिए. एवरीवन कंप्लेन्स अगेंस्ट कैलुअस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस. एवरीवन सभी लोगों ने कंप्लेन किया. किस चीज़ का कंप्लेन किया? अगेंस्ट कैलुअस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस. कैलस का मतलब होता है, कुछ लोग इसको कैलस पढ़ते हैं, कुछ इसे कैलस पढ़ते हैं. इसका मतलब होता है कि बहुत ही जब कठोर और गंदा ट्रीटमेंट पुलिस करती है, गंदा व्यवहार करती है, कठोर, हार्श या रिजिड बोल दीजिए आप इसे. जब कठोर या रिजिड या हार्श लिख दीजिए, हार्श ट्रीटमेंट पुलिस का होता है तो उसको कैलस कहते हैं. तो अभी सभी लोगों ने पुलिस के बुरे ट्रीटमेंट की, कठोर ट्रीटमेंट की शिकायत की. तो यहाँ पर है सभी ने पुलिस के कठोर व्यवहार के विरुद्ध, अगेंस्ट माने होता है विरुद्ध, शिकायत की. अगेंस्ट के कई मीनिंग होते हैं, डिपेंड करता है. कहते हैं ना कि इसके अगेंस्ट हम ये ले रहे हैं तो उसका वहाँ मतलब हो जाता है अगेंस्ट का कि इसके अलावा ये ले रहे हैं, या इसके अगेंस्ट में हमने ये कहा तो वहाँ विरुद्ध हो जाता है. तो कई मीनिंग होते हैं, अकॉर्डिंगली हमें सेट करना होता है. अब देखिए कंप्लेन का ऑलरेडी मतलब होता है, कंप्लेन जब भी हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम किसी के विरुद्ध ही तो कर रहे हैं, हम किसी के लिए ही तो कर रहे हैं. कंप्लेन ऐसा तो नहीं होता हमने कंप्लेन, शिकायत जब भी हम करेंगे तो किसी पर्सन या किसी थिंग के लिए करेंगे ना. कोई चीज़ हमारी चल नहीं रही, हमने फ्रिज खरीदा, फ्रिज इज़ नॉट वर्किंग. इफ़ योर रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो यू विल कंप्लेन अगेंस्ट कि आपका फ्रिज जो है वो काम नहीं कर रहा. ठीक है, तो कंप्लेंट्स का ऑलरेडी मतलब है कि आप उसके किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अगेंस्ट आप कोई कंप्लेन कर रहे हो. तो कंप्लेन के साथ कभी भी अगेंस्ट नहीं आता. आपने जनरली बोला होगा, देखा होगा, स्पीकिंग में हम जनरली बोलते हैं यू कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, तुम मेरे खिलाफ शिकायत करती हो. बट नो नीड टू पुट द वर्ड अगेंस्ट. यू कैन से यू कंप्लेन्स अबाउट मी, यू कंप्लेन्स मी, तुमने मेरी शिकायत की, तो इसका मतलब ही अगेंस्ट होता है. ठीक है, तो एवरीवन कंप्लेन्स कैलियस ट्रीटमेंट ऑफ द पुलिस, इसमें अगेंस्ट जो है वो वर्ड नहीं आएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी एरर जो है वो यहाँ पर है. ठीक है, अभी देखिए फोर्थ वन देखिए. द एक्यूज्ड वॉज बाउंड बाय अ चेन एंड टेकन टू प्रिजन. देखिए एक्यूज्ड माने जो अपराधी था उसको चेन से बांधा गया और प्रिजन ले जाया गया, प्रिजन जेल में ले जाएगा. द एक्यूज्ड वॉज बाउंड बाय अ चेन एंड टेकन टू प्रिजन. निकालिए इसमें एरर, ढूंढिए कहाँ पर है. ज़रा कोशिश तो करो, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द एरर. वेयर इज़ द एरर? हमने इतना सारा पीछे पड़ा है तो कुछ तो रिकॉल करो, कहाँ हो सकती है गलती. इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पर हमें लग रहा है कि गलत यूज़ हुई है.
देखिए यहाँ पर जो बाउंड बाय लिखा हुआ है, ये बाउंड बाय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाउंड विद होगा। ये होगा बाउंड विद, क्योंकि उसको चेन से बांधा गया है। द अक्यूज्ड वॉज बाउंड विद अ चेन, एक चेन से बांधा गया है, एंड टेकन टू प्रिजन, और फिर उसे जेल ले जाया गया है। देखिए बाउंड विद का मतलब होता है टाइट, अटैच टू और कनेक्टेड। बाउंड विद का मतलब हुआ टाइट, टाइट माने बांधना, या अटैच्ड भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, अटैच्ड भी हो सकता है। जबकि बाउंड बाय का क्या मतलब, बाउंड बाय का मतलब होता है कि जैसे किसी ने आपको थ्रेटन किया, किसी ने आपको डराया, तो अब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाउंड हो, तो वहाँ पर बाउंड बाय का यूज़ होता है। देखिए जो बाउंड बाय होती है ना, बाउंड बाय, तो बाउंड बाय का मतलब पता है क्या होता है, जब आप फोर्स हो जाते हो, यू आर फोर्स टू डू व्हाट लॉ सेज, कानून जो कहता है उसको मानने के लिए जब आप बाधित हो जाते हो, तो वहाँ पे बाउंड बाय होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई आपको डराए, somebody threatens you, तो यू आर बाउंड बाय लॉ टू इन्फॉर्म द पुलिस, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बाउंड हो गए हो कि आप उन्हें, पुलिस को सूचना दोगे कि आपको डराया जा रहा है, somebody is threatening you। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर कहीं डराने वराने का सेंस नहीं निकल रहा। द एक्यूज्ड पास, और जो अपराधी है वो तो किसी को क्या लॉ और ऑर्डर बताएगा। द एक्यूज्ड वॉज बाउंड बाय नहीं है, बाय अ चेन, है ना, वैसे भी यहाँ पर किसी थिंग से उसको बांधा गया है, तो वहाँ पर हम बाउंड विद का यूज़ करेंगे, ना कि बाउंड बाय का, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है। बाउंड विद का मतलब होता है टाई करना, टाइट, और बाउंड बाय का मतलब होता है फोर्स टू डू व्हाट द लॉ सेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, माई मॉम एश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्मार्टफोन ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। देखिए ये तो मैंने पढ़ाया था उस दिन, प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, ज़रा दूर देखो, इसमें कहा है माई मॉम एश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्मार्टफोन ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। देखो कहाँ पर इसमें एरर कहीं समझ आ रही है, नहीं आ रही। देखिए ये है ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। मैंने आपको बताया था कि जितने भी टुमारो, टुडे, नेक्स्ट डे, टुमारो, टुडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, यदि आते हैं तो इनके साथ कोई भी ना ऑन आएगा, ना इन आएगा, ना एट आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। वी डोंट यूज़ द प्रीपोजिशन लाइक ऑन, इन और एट बिफोर टुमारो, टुडे, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे एट्सेट्रा, इनके साथ हम नहीं लगाते हैं। तो ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे हुआ, यानी मेरे अगले बर्थडे पर, तो वी विल नॉट यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन, हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे, ये इसका यूज़ नहीं होगा। माई मॉम एश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्मार्टफोन माई नेक्स्ट बर्थडे। ऑन विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर राइट, ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग, दिस शुड नॉट बी यूज्ड हियर, राइट। चलिए सेंटेंस नंबर 6 पर चलते हैं। In a democratic society, no one should be discriminated because of caste, creed and race. देखिए इसमें कहाँ आपको एरर दिखाई दे रही है। In a democratic society, no one should be discriminated because of caste, creed and race or no one. देखिए कहीं कुछ आपको दिख रहा है इसमें, दोबारा से पढ़िए। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यहाँ पर कोई एरर नहीं है।
नो वन शुड बी, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, तो ये दोनों सही हो गए। डिस्क्रिमिनेटेड यहाँ नहीं है, बिकॉज ऑफ, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। कास्ट क्रीड एंड रेस, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तो ये सही हो गया। तो अब यहाँ कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। देखिए, जब भी हम इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे हम स्पॉटिंग एरर की को करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सही आना ज़रूरी है, मगर आपको एलिमिनेशन करना भी, चीज़ों को हटाना, आपके लिए 4 में से ऑप्शंस कम होते जाएंगे। आपके पास 4 या 5 दिए हैं, 5 में से आपने 2 हटा दिए कि इनमें एरर नहीं है, तो अब आपको 3 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। 3 में से फिर आपने 2 हटा दिए, 1 हटा दिया, तो अब आपको जो 1 या 2 दिखाई दे रहे हैं, आपको सिर्फ उसी को ध्यान में रखना है और उसी पर आपको ये देखना है कि आपने अभी तक ग्रामेटिकल जितनी भी एरर्स पढ़ी हैं या ग्रामर के जितने भी रूल्स पढ़े हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो फिट हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? बिकॉज माने क्योंकि। अब देखिए, डेमोक्रेटिक, एक प्रजातांत्रिक समाज में नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि या कारण से, कास्ट क्रीड एंड रेस, जाति, रेस और क्रीड के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या कहना है यहाँ पर? आपका या तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड रेस होना चाहिए, या फिर यहाँ पर मैंने आपको अभी अगेंस्ट का बताया था, यू कैन राइट हियर अगेंस्ट। It should be like, in a democratic society no one should be discriminated against caste, creed and race। यानी कास्ट, क्रीड और रेस के सामने या उसके वजह से किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बिकॉज ऑफ जो है वो रॉन्गली पुट है, इसकी जगह आपका अगेंस्ट आएगा। ठीक है, अभी देखिए नंबर 7 पे जब हम पहुंचते हैं, सेंटेंस नंबर 7 देखिए, अ समन वॉज सर्व्ड टू हिम लास्ट वीक। अ समन वॉज सर्व्ड टू हिम लास्ट वीक। देखिए, सर्व टू हिम लास्ट वीक। निकालिए इसमें एरर, कैसे निकालेंगे, कैसे कहाँ पर है? देखिए, मैम 2 नहीं आएगा ये वाला। क्यों नहीं आएगा बेटा 2? बताओ, 2 की जगह क्या आएगा? लास्ट वीक आ रहा है बेटा? मैम लास्ट वीक आ रहा है, इस वजह से लास्ट वीक आ रहा है, इसलिए 2 नहीं आएगा। बट 2 का तो मैंने बताया ही नहीं था। मैंने आपको कहा था, ये नहीं कहा कि कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, मैंने आपको कहा ऑन, इन, एट preposition will not come before, tomorrow, today, next day, following day, इनके साथ नहीं आएंगे। We are talking about day, not about week। हम वीक की बात नहीं कर रहे। आपने बताया तो सही कि 2 नहीं आएगा, मतलब आपने यदि ये सोच के लगा दिया कि ये ऑप्शन सही है, इसमें एरर है, तो आपका हो तो सही जाएगा, बट आपका लॉजिक गलत है। लॉजिक इसलिए गलत है कि सर्व टू, देखिए, असमन, समन माने क्या होता है? वो सम्मन होता ना, जो हिंदी में सम्मन, किसी को जब किसी ने कोई अदालत के द्वारा भेजा जाता है, कोर्ट किसी को बुलावा भेजती है, आह्वान करती है, कॉल करती है या नोटिस भेजती है, तो उसको सम्मन कहा जाता है। और आपको एक बात बता दूं, सम्मन जो है ये तो हमारा वर्ब है, इसका मतलब होता है बुलाना, लेकिन समन्स जो है, SUMMONS, समन्स, डोंट कंसीडर इज प्लूरल। ये प्लूरल नहीं है, देखिए ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। और क्या है यहाँ? ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। समन्स, बुलावा, बुलावा कहते हैं हम हिंदी में इसे। और बुलावा क्या है? वो सर्व्ड, 2 नहीं होगा, लेकिन फिर क्या होगा? यदि 2 नहीं होगा तो क्या होगा?
यहाँ सर्व ऑन होगा बेटा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ। देखिए सर्व टू का मतलब होता है, सर्व माने होता है सेवा करना, और सर्व टू का मतलब भी सेम, परफॉर्म ड्यूटी, सेवा करना, ठीक है। लेकिन सर्व ऑन का क्या मतलब होता है? सर्व ऑन का मतलब होता है कि जब हम किसी को कुछ भी डिलीवर करते हैं, वो भी ऑफिशियली कानूनी तौर पर, जब किसी को कुछ चीज़, कोई लेटर, कोई नोटिस डिलीवर किया जाता है, तो उस सेंस में सर्व ऑन होता है। इसका मतलब होता है डिलीवर ऑफिशियली। एक मिनट, देखिए तो जो सर्व ऑन होता है ना, वो सेंस में आता है कि यदि नोटिस वगैरह जो डिलीवर किए जाते हैं ना, कोई भी चीज़ जब ऑफिशियली कहीं भेजी जाती है ना, तो वहाँ पर सर्व ऑन का यूज़ होता है। और जब कोई कर्तव्य निभाया जाता है, कोई ड्यूटी करी जाती है, तो सर्व टू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं वी शुड सर्व आवर कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वहाँ सर्व का यूज़ होता है। यहाँ पर क्या है, एक समन है। आपको पता है समन्स जो है, मैंने बताया यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, लेकिन यदि हमें इसका बहुवचन बनाना है, ये समन्स जो है वो सिंगुलर नंबर है, और इसी का हमें बहुवचन बनाना, तो इसी में ईएस और लग जाएगा, इसी में ईएस लग जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा। जबकि समन क्या है, समन वर्ब है। यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है, एक बुलावा वॉज सर्व्ड ऑन हिम, उसको भेजा गया लास्ट वीक, उसको लास्ट वीक पिछले हफ्ते एक नोटिस भेजा गया है। तो यहाँ सर्व टू नहीं होगा सेंटेंस नंबर 7 में, बल्कि क्या होगा, सर्व ऑन होगा। यहाँ पर होगा सर्व ऑन, ठीक है। अभी देखिए सेंटेंस नंबर 8 देखिए, द न्यूज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। पढ़िए, देखिए सेंटेंस नंबर 8 और देखिए, द न्यूज़ ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स डेथ, जो चीफ मिनिस्टर की डेथ का समाचार है, डेथ का समाचार है, चीफ मिनिस्टर्स डेथ, चीफ मिनिस्टर की डेथ का समाचार स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, सारे देश में फैल गया। व्हेन वी आर ऑलरेडी पुटिंग ओवर, सारे देश में फैल गया, तो वी विल नॉट पुट इन, यहाँ पर स्प्रेड इन नहीं होगा, इन नहीं लगाते हैं, क्योंकि स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और जो ये चीज़ है ये कहीं ना कहीं तो फैल ही रही है, तो इसमें इन की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे स्प्रेड ऑफ माने होता है विस्तार, स्प्रेड आउट माने होता है अलग होना, और स्प्रेड इन नहीं होता। ऑलरेडी इन जो है इसमें हिडन है, मीनिंग हिडन है, सेंस हिडन है, मतलब इसमें प्रीपोजिशन हिडन नहीं है, बल्कि इसमें मीनिंग हिडन है। आपका मीनिंग इसमें छुपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चल रहा है कि यू डोंट नीड टू पुट इन, सॉरी, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर वी विल हैव टू ड्रॉ द प्रीपोजिशन इन, यहाँ पर इन नहीं आएगा, तो जो एरर है वो इस पोर्शन में है, स्प्रेड इन में, ओनली स्प्रेड विल कम हेयर, नॉट विद इन प्रीपोजिशन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट। इसमें भी प्रीपोजिशन जो एडमिटेड है, देखिए मैंने आपको बताए थे, कुछ प्रीपोजिशन बताए थे, जैसे सजेस्ट है, जैसे प्रपोज है, एक्सप्लेन है, टॉक है, लिसन है, राइट है, स्पीक है। ये कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं? ये प्रीपोजिशन लेते हैं टू, इनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, इन नहीं आता। शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो मे आ रहा है,
जब हम इसका हिंदी में हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं या अनुवाद करते हैं, इसकी हिंदी बनाते हैं, तो हमें लगता है कि इन जो है वो बिल्कुल राइट प्रपोजिशन है, तो इसमें यहाँ हम क्या करते हैं, नो एरर पे फिर टिक कर देते हैं। हमें लगता है कि बाकी सेंटेंस तो सही है ही, तो ये भी सही होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको टू फॉलो करता है, जो टू प्रपोजिशन लेती हैं। जैसे मैंने देखो आपको गो टू होता है ना, गो के साथ टू होता है, कम के साथ टू होता है। मैंने आपको बताया था लिसन टू होता है, तो लिसन के साथ टू होता है। एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लेन के साथ टू होता है। सजेस्ट के साथ टू होता है, प्रपोज के साथ टू होता है। तो ये कुछ वर्ब ऐसी हैं जो टू प्रपोजिशन लेती हैं। सेम विद एडमिट। एडमिट जो है, एडमिट टू होता है, एडमिट इन नहीं होता है, तो यहाँ पर इसलिए इन नहीं होगा, टू होगा। ये आपका जो एरर है वो यहाँ इन द हॉस्पिटल, तो टू द हॉस्पिटल, इन में आपकी एरर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द ड्रेस फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, दिस इज़ द ड्रेस, ये तो बिल्कुल सही है, दिस इज़ द ड्रेस। अब दैट आई हैव बीन लुकिंग, ठीक है। अब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो ये ड्रेस है, दैट ये वही ड्रेस है जिसको मैं ढूंढ रही थी। अब आपका देखिए, दैट जो यहाँ पर है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम इस जो भी हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है। मतलब हम ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन रखते हैं ना, तो इसमें देखिए शी वॉज, दिस इज़ द ड्रेस फॉर। अब देखिए इसके बाद क्या आया, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फॉर के बाद। ओहो, कहाँ चला गया मेरा पेन, एक मिनट, ये रहा। देखिए ये जो फॉर है, ये जो प्रीपोजिशन है, हमने अभी तक देखिए जितना, देखो ये इन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। देखिए ये जो इन है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ऑल ओवर द कंट्री। ये टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, में ऑब्जेक्टिव केस में रखा है हमने। देखिए ये अगेंस्ट है, इसके बाद कास्ट क्रीड एंड रेस रखा है। तो जितने भी ये प्रीपोजिशन होते हैं ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। लेकिन ये क्या है, दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें तो ऑब्जेक्ट आया नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस कहाँ है। तो दिस इज़ द ड्रेस, ये वही ड्रेस है। अब दैट छोड़ दो, अभी दैट आई हैव बीन लुकिंग, जिसको मैं ढूंढ रही थी। अब मैं किसको ढूंढ रही थी, ड्रेस को ढूंढ रही थी। तो लुकिंग आप यहाँ के बाद फॉर लगाइए और फॉर अ ड्रेस लिखिए, तो देखिए ये आपका पूरा हो गया। दिस इज़ द ड्रेस दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो हम किसके बारे, ये हमारा जो ड्रेस है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिडन ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हिडन ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला हमें, ये हिडन ऑब्जेक्ट जो पहला, दिस इज़ द ड्रेस, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फॉर है ये लुकिंग के बाद चला जाएगा, दिस इज़ द ड्रेस दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। देखो इसमें शायद आपको यदि प्रपोजिशन आपको पढ़े नहीं, आपने प्रोनाउन पढ़ा है तभी मैंने आज प्रपोजिशन उठाया। देखिए प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेट करने का काम करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को फर्स्ट के सब्जेक्ट को सेकंड के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से को रिलेट करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये दैट जो है इस ड्रेस को रिलेट कर रहा है, किसके साथ रिलेट कर रहा है, जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो मेरी जो खोज है उसको रिलेट कर रहा है, राइट। तो और ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब हमारी कंडीशन क्या है कि जो प्रपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। और यहाँ जो फॉर है इसके बाद दैट, तो कोई ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है, दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। तो हमें क्या करना है, हमने इसको बाद में लगा दिया। क्यों लगा दिया बाद में, कि इसके बाद
वी हैव अ स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हिडन ऑब्जेक्ट क्या है, ड्रेस है। तो ये क्या है, ये सेंस दे रहा है उस ऑब्जेक्ट का कि ये वही ड्रेस है। अब ये जिस ड्रेस को मैं ढूंढ रही थी, आई एम लुकिंग फॉर दैट ड्रेस ओनली, तो फॉर दैट ड्रेस, ये क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वुड यू प्लीज रिंग मी अप ऑन नेक्स्ट डे, क्या आप मुझे कल फ़ोन करेंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन? वुड यू प्लीज रिंग मी अप ऑन नेक्स्ट डे? इसमें कहीं कोई एरर? हाँ बेटा, मैम इसमें ऑन नहीं आएगा। वेरी गुड, इसमें ऑन नहीं आएगा, बिल्कुल सही है ये, इसमें ऑन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नेक्स्ट डे दिया गया है। अभी आपको बताया था कि ऑन, इन और एट, यदि ये प्रीपोजिशन किसके पहले नहीं आते हैं, ना तो टुमारो, ना टुडे, ना नेक्स्ट डे, ना फॉलोइंग डे, लास्ट डे, इन सबसे पहले ऑन, इन और एट प्रीपोजिशन नहीं आते हैं, तो ऑन नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही बताया, चिराग ने बताया, ये किसने बताया? नो मैम, प्रवेश। प्रवेश, वेरी गुड प्रवेश। चलिए नेक्स्ट देखिए, माई हाउस कंप्राइजेस ऑफ 5 रूम्स एंड इज स्पेशियस एनफ फॉर 2 फैमिलीज। देखिए, पढ़िएगा इसे और बताइएगा। देखिए, माई हाउस कंप्राइजेस ऑफ 5 रूम्स एंड इज स्पेशियस एनफ फॉर 2 फैमिलीज। मेरा जो घर है उसमें 5 कमरे हैं। कंप्राइजेस ऑफ माने कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज माने होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब 5 कमरे हैं और स्पेशियस है, बहुत काफ़ी पर्याप्त, स्पेशियस है ना, फॉर 2 फैमिलीज, 2 परिवार इसमें रुक सकते हैं। देखिए, कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आता। कंप्राइजेस का मतलब होता है मतलब कंसिस्ट, रखना, शामिल होना, समाविष्ट होना। मतलब मेरे घर में 5 कमरे हैं, मतलब 5 कमरों का घर है मेरा, तो कंसिस्ट माने होता है रखना, तो कंसिस्ट ऑफ, कंपोस्ट ऑफ भी कह सकते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ, यदि यहाँ पर कंप्राइज की जगह कंसिस्ट होता तो हम ऑफ लगाते। माई हाउस कंसिस्ट ऑफ 5 रूम्स एंड इज स्पेशियस एनफ फॉर 2 रूम्स, 2 फैमिलीज, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। कंप्राइज का इटसेल्फ मीनिंग कंप्लीट है, विच यू डोंट नीड टू पुट ऑफ। कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ और कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ के साथ भी कंपल्सरीली ऑफ आता है, कंपोज ऑफ या कंपोस्ट ऑफ, ठीक है। तो ये ऑफ नहीं आएगा, ये ऑफ, ये वाला प्रपोजिशन कंप्राइज के साथ नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए, पाकिस्तान इन्वेडेड एट इंडिया इन 1965। पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया पर क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है। अब देखो इसमें जो एट है, आपने कई सेंटेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में, इन्वेडेड एट कभी नहीं पढ़ा होगा। इन्वेडेड एट, क्योंकि एट क्या होता है, एट जो एट प्रीपोजिशन होता है वो प्लेस के लिए यूज़ करते हैं हम, टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और कोई एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। और देखिए, टाइम के सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया था जब एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप एट 2 AM, तो एग्जैक्ट शी विल कम एट 2 AM, वो 2 बजे आएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तब हम एट का यूज़ करते हैं। और एट प्लेस के सेंस में इसका यूज़ कब होता है, जब हम लोकेशन बताते हैं, लोकेशन के सेंस में, या हम लोकेशन यदि हमें नहीं बतानी है, मतलब लोकेशन है, या तो हम लोकेशन के सेंस में एट का यूज़ करते हैं,
और या फिर हम किसके सेंस में करते हैं, कोई पोजीशन पे बताना, जैसे एट द टॉप ऑफ द हाउस, एट द टॉप ऑफ द विंडो, आई हैंग अ वॉल पेंटिंग एट द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के जो टॉप पर मैंने एक पेंटिंग को लगा दिया, तो ये पोजीशन को बताते हैं। एट द स्टेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, तो वो किसको बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन को बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन को बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन को बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। और टाइम के सेंस में तो मैंने बता ही दिया, एग्जैक्ट टाइम के सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान इन्वेडेड, अब पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण किया, तो इंडिया ना तो कोई एक पोजीशन है ना, और लोकेशन भी नहीं पता कि इंडिया में किस लोकेशन पर किया था आक्रमण, मतलब कहाँ गया पेन मेरा, ये रहा, हाँ, ये जैसे इंडिया है तो इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं है, इंडिया जितना वाइड और जितना बड़ा जैसा भी है, पता नहीं कैसा नक्शा बन गया ये, मतलब आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग, सो आई विल नॉट डू इट अगेन, लाइक मैं इसको दोबारा नहीं कोशिश करूँगी नक्शा बनाने की, लेकिन जो आक्रमण पाकिस्तान ने इंडिया पर किया 1965 में, वो किसी ना तो पर्टिकुलर लोकेशन पे था ना पोजीशन पे थी, जितनी भी इंडिया, जो भी इंडिया है उस पर किया, तो इन्वेडेड के साथ एट नहीं आएगा, बिल्कुल रॉन्ग यूज़ है इसका। पाकिस्तान इन्वेडेड इंडिया इन 1965 सिर्फ ये होगा। मैंने आपको बताया प्लेस के सेंस में, टाइम के सेंस में हम एट का यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस होता है और एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है, एग्जैक्ट पोजीशन होती है, तब हम वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी देखिए 14 वाला देखिए, हिज एम्प्लॉइज वर मेड टू डिस्पेंस हिज सर्विस। और वैसे भी इस एट की जो पोजीशन होती है ना, वो सरफेस एरिया में, एनी सरफेस एरिया में जब हम यूज़ करते हैं ना पोजीशन, तो वो सरफेस एरिया में होनी चाहिए, मतलब धरातल पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिज एम्प्लॉइज वर मेड टू डिस्पेंस हिज सर्विस। अब देखिए यहाँ पे डिस्पेंस का क्या मतलब है, डिस्पेंस माने होता है सेपरेट करना, डिस्कनेक्ट करना। अब उसको सर्विसेज से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो मैंने बोला भी देखिए सर्विसेज से, उस एम्प्लॉइज़ को, हिज एम्प्लॉइज़, उसके एम्प्लॉइज़ वर मेड टू डिस्पेंस हिज सर्विसेज। अब देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि उसने नहीं निकाला, किसी कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई मैनेजर है, उसने अपने एम्प्लॉइज़ को नहीं निकाला, बल्कि उसके एम्प्लॉइज़ ने, उसके कर्मचारियों ने उसकी सर्विस, हिज सर्विस, अपनी उसकी सर्विस से अपने आप को क्या कर लिया, डिस्पेंस कर लिया, यानी अलग कर लिया। तो देखिए डिस्पेंस विद का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से अलग हो जाना। इट मीन्स यू आर विलिंगली लेटिंग देम गो, मतलब आप यदि इफ़ दे वांट टू गो, दे वांट टू लीव योर जॉब, सो यू आर विलिंगली, you are not forcing anybody, they want to leave your job and you say okay yes you can leave। तो जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो डिस्पेंस विद का यूज़ होता है, when you are willingly letting them go, which is and that is what happening in this sentence। इस सेंटेंस में यही हो रहा है, कहीं भी नहीं लिखा कि जो एम्प्लॉयर है उसने फोर्सफुली अपने एम्प्लॉइज़ को जॉब से निकाला है या उनकी जॉब से सेपरेट किया है। इसमें यह है कि उसके एम्प्लॉइज़ ने अपनी मर्ज़ी से उस जॉब को छोड़ दिया है, उससे अलग हो गया है। तो डिस्पेंस विद का मतलब होता है कि डिस्कनेक्ट हो जाना, मतलब जॉब से डिस्कनेक्ट कर लेना अपने। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने अपने आप को उसकी सर्विसेज से क्या करा, डिस्कनेक्ट कर लिया, विलिंगली अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्पेंस विद होगा,
सस्पेंस अकेला नहीं हो। ठीक, अब देखिए, ऑन दिवाली ही विल ऑर्डर फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। फॉर नहीं होगा, ऑन दिवाली ही विल ऑर्डर अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। नो नीड टू पुट फॉर, सुपरफ्लुअस है, एक्स्ट्रा में फालतू में इस फॉर को लगाया है हमने, क्योंकि ऑर्डर का अपने आप में मतलब होता है कि हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वी वांट टू सप्लाई, मीन्स वी वांट समथिंग, सो वी आर रिक्वेस्टिंग टू मेक अ सप्लाई। तो जो ऑर्डर है वो अपने आप में पूरा है, तो हमें फॉर लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ऑन दिवाली ही विल ऑर्डर अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। 16 देखिए, दिस इज़ द रेस्टोरेंट ऑफ वॉट शी ऑलवेज टॉक्स। हाँ बेटा, हाँ, टॉक्स ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ऑफ जो है, देखिए सेम सिचुएशन आई है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज़ द रेस्टोरेंट दैट शी ऑलवेज टॉक्स ऑफ। ये जो यहाँ प्रपोजिशन है वो यहाँ लास्ट में एंड में आ जाए, वही जो हमने पहले किया था वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। इट वॉज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, ऑफ नहीं होगा, फॉर होगा। देखिए, इट वॉज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, जितने भी अरेंजमेंट हुए हैं उनको करने के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए। तो इट वॉज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दे जॉर्ज देमसेल्स इन चॉकलेट्स एंड पेस्ट्रीज। देखिए जॉर्ज का क्या मतलब होता है। देखिए जॉर्ज का मतलब होता है जो लोग बहुत खाना खाते हैं, बहुत ग्रीडीली खाते हैं, बहुत लालच से, मतलब कुछ पेट भी भर गया है, उसके बाद पेट के भरने के बाद भी और मतलब खाते रहते हैं बिकॉज उनको वो चीज़ बहुत पसंद है। तो अब चॉकलेट और पेस्ट्रीज किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती ना। तो क्या करना है कि चॉकलेट और पेस्ट्रीज, हाँ बेटा, क्या होगा मैम, टू आएगा फाइनल इंटीजर। हाँ बता रहे थे, जॉर्ज देमसेल्स इन, मैम इन की जगह टू होगा, कहाँ पर मैम, इन जॉर्ज 2 होगा। मैम, देमसेल्स के बाद इनको रिप्लेस करके टू आ सकता है। या तो तुम्हारा कहीं माइक खुला है या पता नहीं, मुझे तुम्हारी आवाज़, तुम चैट में लिखो, मैं देखती हूँ क्या लिख रहे हो। चलो मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि जॉर्ज का मतलब जब ये होता है कि बहुत ज़्यादा खाना, मतलब मीन्स टू ईट ग्रीडीली इन लार्ज अमाउंट, लार्ज क्वांटिटी में खाते जाना। तो ये कौन सा प्रपोजिशन लेगा, सो इट टेक्स द प्रपोजिशन ऑन। जॉर्ज के साथ ऑन क्या होता है, ऑन किसी काम को जारी रखने के लिए होता है ना, कीप ऑन, गो ऑन, हम कहते हैं ना जब भी कोई अच्छा काम करता है तो कहते हैं कीप गोइंग, कीप ऑन, तो वो जारी रखने के लिए काम आगे चलता रहे। तो दे जॉर्ज ऑन देमसेल्स इन चॉकलेट एंड पेस्ट्रीज, मतलब वो खाने में, पेस्ट्री और चॉकलेट खाने में वो लगे हुए थे लगातार, दे आर ईटिंग सो मच। ठीक है, तो जॉर्ज के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स वर नॉट अमेंडेबल फॉर द न्यू आइडियाज विच वर सजेस्टेड बाय द टीचर।
द स्टूडेंट्स वर नॉट अमेंडेबल फॉर द न्यू आइडियाज। अमेंडेबल का हमें मतलब पता है, अमेंडेबल माने क्या होता है? टू रिस्पॉन्सिबल। आएगा फोर की जगह, है बेटा? टू आएगा फोर की जगह। हाँ, फॉर की जगह क्या आएगा? टू आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है उत्तरदायी होना। अमेंडेबल टू द न्यू आइडियाज। वैसे भी पता है अमेंडेबल टू जो है ना वो किसी थिंग के लिए होता है, इट इज़ फॉर अ थिंग, किसी वस्तु के लिए। और फॉर जो होता है ना वो पर्सन के लिए होता है। दोनों का मतलब उत्तरदायी है, दोनों का मतलब रिस्पॉन्सिबल है। द स्टूडेंट्स वर नॉट अमेंडेबल फॉर द न्यू आइडियाज़। यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? आइडियाज़ के लिए आ रहा है। तो आइडियाज़ कोई पर्सन तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग है ना, इसलिए टू आएगा। यदि यहाँ कोई पर्सन होता, द स्टूडेंट्स वर नॉट अमेंडेबल फॉर, मान लीजिए फॉर द प्रिंसिपल होता, तो यहाँ पर फिर फॉर सही हो जाता। ठीक है ना? तो जो टू आएगा वो थिंग के लिए आएगा और फॉर जो आता है वो पर्सन के लिए आता है, इसलिए टू आएगा। नेक्स्ट देखिए, सोनाक्षी सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड। ये तो लास्ट ईयर का आपका पेपर है, लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने एक बुक है उसमें दिए गए थे। मैंने देखा सब जगह नेट वेट पे सब जगह ये पेपर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको मर्ज करके बहुत सारे 30-40 सेंटेंस बनाए गए हैं, मैंने वो लिए हैं। देखिए, सोनाक्षी सीम्स, यदि आप ये अच्छी तरह कर रहे हैं इसका मतलब आप लास्ट 5 ईयर का पेपर आप कर रहे हैं। सोनाक्षी सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड विद माई रिफ्यूजल टू बैंड टू हर विल। देखिए कहाँ है, सेम है। इरिटेट जो है वो इरिटेटेड विद पर्सन के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है। जैसे सोनाक्षी सीम्स ग्रेटली इरिटेटेड विद हर हस्बैंड यदि होता है यहाँ पर, देखिए तो ये सही हो जाता। लेकिन वो किससे? रिफ्यूजल से, जो उसको रिफ्यूजल मिला है उसकी वजह से वो नाराज़ है, मतलब इरिटेट है, परेशान है। तो जब कोई थिंग के लिए कोई चीज़ आती है तो इरिटेट के साथ एट का यूज़ होता है। जो इरिटेट एट होता है एट होता है वो किसी थिंग के लिए होता है, किसी चीज़ के लिए, वस्तु के लिए यूज़ होता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। और इरिटेट विद जो है पर्सन के साथ आता है, पर्सन के साथ आता है। तो यहाँ पर्सन नहीं है, यहाँ क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पर ये इरिटेट एट होगा, विद नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, वन शुड नॉट इंट्रोड्यूस इन द पर्सनल स्पेस ऑफ वंस पार्टनर। इंट्रूड का क्या मतलब है? मैम इसमें ऑन आएगा, इंट्रोड्यूस ऑन द पर्सनल। क्यों आएगा ऑन? मैम इंट्रोड्यूस की वजह से। हैं? इंट्रूड ऑन क्यों आएगा बेटा? अच्छा, इंट्रूड का क्या मतलब? इंट्रूड का मतलब क्या होता है? पुश करने वाला, है ना? जो कहते हैं ना किसी में फालतू में इंटेंगल्ड हो जाए, घुस जाए दूसरे की, कि भाई तुम कहते हैं ना तुम हमारे मामले में क्यों बीच में पड़ रहे हो, वो वाला। वन शुड नॉट इंट्रूड, है ना? तो ये वही वाली बात है, इंट्रूड में इन नहीं होगा। तुमने क्या बताया इंट्रूड में क्या आएगा? ऑन मैम। ऑन क्यों होगा? अभी मैंने ऊपर बताया था, जब हम कोई चीज़ लगातार करते हैं और या लगातार नहीं करना चाहिए, मतलब हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ये चीज़ होती है किसी भी चीज़ को जारी रखने के लिए। मतलब यदि ये कोई अच्छी चीज़ है, मान लो अच्छी चीज़ ये है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वो लगातार ही है, हमेशा। ऐसा नहीं कि दिस इज़ फॉर ओनली टुडे, दिस इज़ फॉर एवरी डे।
ये हमारे हमेशा के लिए, दिस इज़ फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए है, तो इसलिए इंट्रोड्यूस के साथ ऑन आएगा, इसलिए इन नहीं आएगा। समझ आई बात? नेक्स्ट देखिए, द मिलिटेंट्स वर ओवरवेल्म्ड विद आवर आर्मी। क्या होगा? ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट्स कौन होते हैं? मिलिटेंट्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड? क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है ओवरवेल्म का? कहते हैं कि जहाँ पर आपको कोई इमोशनल इफेक्ट पड़े, वैसे तो हिंदी में से कहते हैं भाव विभोर हो जाना, तो यहाँ विद नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बाई होगा। क्या होगा? बाई होगा। द मिलिटेंट्स वर ओवरवेल्म्ड बाई अवर आर्मी। जो हमारी आर्मी है, हमारी सेना के द्वारा जो मिलिटेंट्स थे उनको ओवरवेल्म कर लिया गया। ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज़ करते हैं? बाई लगाते हैं ना। दिस इज़ द सब्जेक्ट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड वर ओवरवेल्म्ड, ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखिए, पैसिव वॉइस, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाता है? बाई लगाया जाता है, तो यहाँ विद नहीं आएगा, बाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन निगलेक्टफुल इन हर बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। सारे साल, पूरे साल शी हैज़ बीन निगलेक्टफुल इन हर बिजनेस थ्रू आउट द ईयर। क्या आएगा इसमें? यहाँ पर इनकी जगह पर ऑफ आएगा। शी हैज़ बीन निगलेक्टफुल ऑफ हर बिजनेस। जो उसका बिजनेस था उसके लिए वो क्या रही? निगलेक्टफुल रही, मतलब उसने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, निगलेक्ट किया, उसको इग्नोर किया, नेग्लिजेंस। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, सारे साल, तो यहाँ पर इन नहीं होगा, ऑफ होगा। काकी के सेंस में आता है अपने बिजनेस की, ये बिजनेस के तरफ निगलेक्टफुल रही। ठीक है, शी इज़ लायबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एज पर द रिवाइज्ड ट्रैफिक रूल्स। यहाँ लायबल माने होता है रिस्पॉन्सिबल, लायबल फॉर होगा, यहाँ पर लायबल टू नहीं होगा। देखिए, लायबल फॉर, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एज पर द रिवाइज ट्रैफिक रूल्स। जो रिवाइज यातायात के नियम हैं उनके आधार पर उसको इम्प्रिजनमेंट मिली है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए, जो लायबल टू का मतलब होता है डिज़र्व, यहाँ पर लायबल टू का मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ उसका मतलब होता है डिज़र्व। तो शी इज़ डिज़र्व टू इम्प्रिजनमेंट नहीं है, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, और फॉर आप लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जिम्मेदार होना। तो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है रिस्पॉन्सिबल का, अर्थ निकल रहा है, सेंस रिस्पॉन्सिबल का निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर लायबल फॉर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है देयर इज़ ए लाइकनेस टू रवीना एंड ट्विंकल, यानी रवीना और ट्विंकल में समानता है। जब भी दो चीज़ों के बीच में बिटवीन आएगा। हाँ, वेरी गुड, टू नहीं आएगा, यहाँ पर बिटवीन आएगा। जब दो चीज़ों के बीच में या तो हम समानता दिखाते हैं या कोई अंतर दिखाते हैं, या दो लोगों के बीच में हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
यानी दो लोगों के बीच में जब कुछ भी होता है तो बिटवीन होता है, दो से अधिक के बीच में होता है तो वहाँ पर हम एमंग का यूज़ करते हैं। देखिए, माई फादर प्रोमिस्ड मी टू बाई अ न्यू ड्रेस ऑन टुमारो। अगेन द सेम जो हमने पीछे दो सेंटेंस किए हैं ऊपर, सेम टुमारो से पहले वी विल नॉट यूज़ ऑन प्रपोजिशन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन एरर है। इतनी ज़्यादा लोग मैंने देखा है, बहुत कई ऑफिशियल लेटर्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं उनमें भी इसी तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। ऑन टुमारो मीन्स बहुत ईजी है। माई फादर प्रोमिस्ड मी टू बाई अ न्यू ड्रेस ऑन टुमारो। ऑन की ज़रूरत ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। माई फादर प्रोमिस्ड मी टू बाई अ न्यू ड्रेस टुमारो, बस, नो नीड टू पुट ऑन। इस प्रपोजिशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन वेन यू आर सर्चिंग योर लॉस्ट पर्स। देखिए इसमें क्या होगा, सर्चिंग के साथ हमेशा फॉर का यूज़ होता है। इन वेन यू आर सर्चिंग फॉर योर, मतलब इफ़ यू आर सर्चिंग तो यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। यदि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं तो मतलब यदि आप ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर ही कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू आर सर्चिंग यू आर डेफिनेटली सर्चिंग फॉर समथिंग। यहाँ सर्चिंग का मतलब सर्चिंग फॉर समथिंग। और दूसरा सर्च बाय भी हो सकता है। यदि पर्सन के लिए आएगा तो सर्चिंग बाय होगा, है ना, कि तुम किसी के द्वारा ढूंढे जा रहे हो, है ना। यू आर सर्चिंग बाय द पुलिस, मतलब पुलिस के द्वारा तुम्हें ढूंढा जा रहा है। तो सर्चिंग बाय और सर्चिंग फॉर थिंग के लिए आता है और सर्चिंग बाय पर्सन के साथ आता है। नेक्स्ट देखिए, डोंट लाफ ऑन द पुअर्स इफ़ दे कांट अफोर्ड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। डोंट लाफ ऑन द पुअर्स। अब देखिए, ये जो पुअर्स है स्पेसिफिक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है। केवल उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है जो गरीब है। तो यहाँ डेफिनेट है, एग्जैक्ट है, इसलिए लाफ एट होगा, लाफ ऑन नहीं होगा। और कहाँ गया, यहाँ पर एट होगा, ऑन नहीं होगा। मैंने बताया स्पेसिफिक, एग्जैक्ट पोजीशन की, एग्जैक्ट टाइम की, एग्जैक्ट एक्टिविटी की, एक एग्जैक्ट पर्सन की बात हो रही है, वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। तो डोंट लाफ एट द पुअर्स दे कांट अफोर्ड कंफर्ट्स। नेक्स्ट देखिए, he parted with his wife in tears। he parted माने होता विदा लेना, अलग होना। मैंने आपको बताया था बाय, विद और फ्रॉम का डिफरेंस। जब मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाए थे तो फ्रॉम जो है वो अलग होने के सेंस में, सेपरेशन के सेंस में यूज होता है। और विद का मतलब होता है जब आपको एकम्पनी करता है कोई, साथ के सेंस में, एकम्पनी के सेंस में। जब आपको कोई साथ कोई काम होता है तो विद के सेंस में। जैसे आई वेंट टू द मार्केट विद माई मॉम, मैं अपनी माँ के साथ मार्केट गई, बाज़ार गई। आई वेंट टू द पिकनिक विद माई फ्रेंड्स, तो जो कंपनी के साथ के सेंस में आता है तो वहाँ विद का यूज़ होता है। और फ्रॉम का यूज़ सेपरेशन, जब कोई चीज़ मीन्स आई केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली से आया हूँ, तो मतलब मेरा दिल्ली से सेपरेशन हो गया है, मतलब आई लेफ्ट दिल्ली, मैंने दिल्ली छोड़ दिया। तो वो जो फ्रॉम का यूज़ होता है वो सेपरेट होने के सेंस में यूज़ होता है। और विद का सेंस साथ के यूज सेंस में होता है। बाय अधिकतर चीज़ों के साथ, द्वारा होता है, इसका मतलब चीज़ों का, जैसे मैं बाय एयर आया, है ना, बाय ट्रेन गया, बाय कार, बाय रोड, उसके सेंस में बाय का यूज़ होता है। तो देखिए, ही पार्टेड, अब जब वो अलग हो रहा है तो साथ तो अलग नहीं हो रहा ना, अलग ही हो रहा ना, तो यहाँ पर फ्रॉम आएगा। ही पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ इन टीयर्स, आंखों में आंसू लेकर वो अपनी पत्नी से विदा हुआ, अलग हुआ।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इट इज़ नॉट हिज नेचर टू पिक अप अ क्वारल विद हिज नेबर्स, मतलब उसका नेचर नहीं है कि वो अपने नेबर्स पड़ोसियों से झगड़ा करे। अब देखिए यहाँ पर ज़रा सा ही पिकअप और पिक अ क्वारल विद, ज़रा सा मीन्स पिकअप का मतलब होता है कोई चीज़ होल्ड करना, लिफ्ट करना, जैसे कहते हैं ना तुम मुझे पिकअप कर लोगे, तो मतलब लिफ्ट दे दोगे। तो यहाँ पिकअप का मतलब नहीं निकल रहा है, यहाँ पिकअप का मतलब क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब हो रहा है somebody इज चूजिंग, मतलब कोई चूज़ कर रहा है झगड़ा करने के लिए ना, उसका नेचर ऐसा नहीं है कि वो झगड़ा करना चूज़ करे, उसकी चॉइस में हो। तो इट इज़ नॉट हिज नेचर टू पिक, आप हटा देंगी तो ये सेंस निकल जाएगा। इट इज़ नॉट हिज नेचर टू पिक अ क्वारल विद हिज नेबर्स, क्योंकि पिक का मतलब और यहाँ आप विद और लगा दिए तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इट इज़ नॉट हिज नेचर टू पिक विद अ नहीं, टू पिक अ क्वारल, विद तो यहाँ पर है, सॉरी विद तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने आगे देखा नहीं, ठीक है। तो विद आगे दिया हुआ है, हमने आप हटाया, तो इट इज़ नॉट हिज नेचर टू पिक अ क्वारल विद हिज नेबर्स, यानी वो अपने नेबर्स के साथ झगड़ा करे। यहाँ पिक का मतलब हुआ चूज़ करना, चॉइस में रखना, चुनना। तो पड़ोसियों से झगड़ा करना उसका नेचर नहीं है, वो झगड़ा पसंद नहीं करता है, झगड़े को नहीं चुनता। यदि शांति की बात की जाए तो वो शांति को चुनेगा, झगड़े को नहीं चुनेगा। तो यह पिक मीन्स टू चूज़, तो पिकअप नहीं होगा। पिकअप का मतलब होता है इधर लिफ्ट देना या मूव समवन और समथिंग, है ना, तो यहाँ नहीं होगा, पिकअप नहीं होगा, अप नहीं हटेगा, मतलब अप हट जाएगा, पिक रहेगा। तो ये आपके अभी आज हमने जितने भी आज हमने 30 सेंटेंस करे हैं, इन 30 सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको कुछ चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें तो हमें लगानी होती हैं और कुछ चीज़ें हमें हटानी होती हैं। जैसे रिजेंबल के साथ विद नहीं आता, रिवाइज, रिकॉल, रिराइट यदि है तो अगेन वर्ड का यूज़ है। कंप्लेंट्स के साथ ऑलरेडी अगेंस्ट हिडन है, कंप्लेंट्स हम किसी के अगेंस्ट ही करते हैं तो अगेंस्ट नहीं होता। बाउंड बाय और बाउंड विद अलग अलग सेंस में होते हैं। बाउंड विद का मतलब होता है टाई करना, है ना, तो यहाँ पर बाउंड विद आएगा क्योंकि चेन से टाई किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन, इन और एट कभी भी टुमारो या मतलब टुडे, इन या तो ऑन नेक्स्ट डे, इन सब के साथ नहीं आती है। देखिए फिर ये बताया था कि बिकॉज ऑफ क्यों नहीं आएगा, अगेंस्ट इसलिए आएगा क्योंकि कास्ट, क्रीड और रेस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देखिए यहाँ आपको बताया था कि सर्व्ड टू नहीं होगा, सर्व ऑन होगा। इसी तरह स्प्रेड के साथ इन नहीं आता। देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था, दिस इज़ द ड्रेस दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो जहाँ भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रपोजिशन दिख रहा है तो आपको पता है प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, तो आप उसको बाद में रख देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको टू फॉलो करता है प्रपोजिशन, जैसे एडमिट है, सजेस्ट है, मैंने आपको बताए थे, जैसे प्रपोज है, लिसन है, ठीक है, ये सेम हो गया ऑन इन वाला। कंप्राइज, कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ हो सकता है, कंपोज्ड ऑफ हो सकता है, बट कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। इन्विडेट के साथ ऐट नहीं लगाते। डिस्पेंस के साथ विद होता है, या फॉर नहीं आएगा, ये प्रपोजिशन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ फिर वही था, रिलेटिव प्रोनाउन था, ऑफ लास्ट में चला गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं होता है। जहाँ कोई चीज़ लगातार चल रही है वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। अमेंडेबल के साथ टू का यूज़ होगा, फॉर का यूज़ नहीं होता। टू जो है वो थिंग के साथ होता है और फॉर पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। इरिटेटेड, एट जो है वो थिंग के साथ यूज़ होता है और विद जो है वो पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर इन नहीं होगा, इंट्रोड्यूस इन माने लगातार कोई काम नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ऑन का यूज़ हुआ है, इन का यूज़ नहीं होगा।
यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है तो नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, हमने बाई लगाया है। इसके बाद देखिए निगलेक्टफुल ऑफ हर बिजनेस, काकी के सेंस में ऑफ का यूज़ होता है, हुआ है। लायबल रिस्पॉन्सिबल फॉर के सेंस में यूज़ हुआ है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए लाइकनेस, जो समानता है वो दो लोगों के बीच में, इसलिए बिटवीन का यूज़ किया गया है। इसी तरह यहाँ पर पोजीशन ऑन फिर हटा दिया गया है। इसके बाद इन वेन सेंटेंस नंबर 27 में सर्चिंग के साथ फॉर का यूज़ होता है, वो हमने लगाया है। पर्सन के साथ बाई का यूज़ होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। 28 सेंटेंस में नंबर 28 में डोंट लाफ ऑन द पुअर्स, एट द पुअर्स होता है, ऑन द पुअर्स नहीं होता है। 29 में देखिए जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो अलग होने के सेंस में फ्रॉम का यूज़ होता है, विद का यूज़ नहीं होता, तो पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ हो गया है। और यहाँ पिकअप नहीं होगा, यहाँ ओनली पिक होगा, अप नहीं होगा, ये मैंने आपको अप प्रीपोजिशन लगने से उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये आपके आज स्पॉटिंग एरर जो है प्रपोजिशन वाले कंप्लीट हुए। आई होप यू आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, समथिंग लाइक दैट ओनली। इसी तरह है कि हम सबसे पहले वी पिक अप द एरर कि वेयर इज़ द एरर, और फिर उसको हाउ कैन वी करेक्ट द एरर, हम कैसे उस एरर को करेक्ट कर सकते हैं, ये उसमें दिया है, उसमें हमें करना होगा। तो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हम उसको कैसे करते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बच्चों, आज की क्लास ओवर होती है। कीप प्रैक्टिस, थैंक यू मैम। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेटर होता जाएगा, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड उसको लगातार आप एक्सक्यूज मी, चलिए ठीक है, ओके देन बाय बच्चों। Thank you, ma'am. गुड इवनिंग मैम गुड एंड इवनिंग थैंक यू मैम।